था जिसमें कुछ एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सबसे फर्स्ट एंजाइम जो हमने इसके अंदर पढ़ा था हेलिकेज एंजाइम। पहला एंजाइम जो रेप्लिकेशन के अंदर यूज में आता है उसका नाम है हेलिकेज। अब हेलिकेज के नाम से हम इसका वर्क पता लगा सकते हैं। हेलिकेज जो वर्ड है वो आया है हेलिकल से। और डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड पाए जा रहे हैं, जैसे ये स्ट्रैंड मिल रहा है डीएनए से, इनको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए हेलिक्स। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स पर काम करता है, डीएनए की कुंडली पर काम करता है। ये जो एंजाइम है डीएनए की कुंडली पर काम करेगा और उस डीएनए की कुंडली पर काम करके दोनों कुंडलियों को खोलने में सहायता करता है। दोनों जो हेलिकल है उनको ओपन करने में हेल्प करेगा। जैसे ये डीएनए है, इसके ऊपर हेलिकेज एंजाइम आएगा। ये जैसे हेलिकेज एंजाइम आया, इसने इस पॉइंट पर आकर जोड़ा। हेलिकेज इस पॉइंट पर आकर जुड़ रहा है, ये लीकेज आकर जुड़ गया। तो ये इस पर जो आकर जुड़ रहा है, इस पर जुड़ने के बाद ही क्या करेगा? जो डीएनए के ये स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं हमें, इन्हें ओपन कर देगा, इन्हें खोल देगा। यानी इसके फंक्शन करने के बाद क्या होगा? जो ये एंजाइम है इससे आगे वाले इससे डीएनए कुंडलित ही रहेगा, आगे वाला इसका इसी तरह का रहेगा। अब यहाँ पर ये एंजाइम जुड़ा है तो यहाँ के बाद ये इस डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर देता है? ओपन कर देगा। इस तरह से ओपन करेगा। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड या कुंडली को ओपन कर दिया। तो ये हेलिकेज एंजाइम का काम होता है। हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, दोनों रज्जुओं को अलग अलग करने का काम करता है। और जिस जगह से ये काम हो रहा है, यानी जहाँ ये आकर जुड़ा है, इस जगह पर आकर जुड़ा, इस जगह को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इस जगह को रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जाना जाता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जिस जगह से खुल रहे हैं, यहाँ से ओपन हो रहे हैं, यहाँ से जो ओपन हो रहे हैं, इस जगह को रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से इसे जाना जाता है। जिस स्थान से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं, उस स्थान को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो ये हेलिकेज एंजाइम का वर्क था जो कल हमने पढ़ा था। सेकंड जो एंजाइम यहाँ पर काम में आ रहा है, एसएसबीपी। सेकंड एंजाइम है एसएसबीपी। पूरा नाम है इसका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से इसको जाना जाता है। एसएसबीपी, एसएसबीपी का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सिंगल स्ट्रैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन है, अब इसके भी देखो नाम के अंदर ही है। हेलिकेज ने क्या किया? दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया। ये दोनों स्ट्रैंड हमको अलग अलग दिख रहे हैं। एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों जो स्ट्रैंड अलग हुए हैं, जैसे ये स्ट्रैंड अलग है, ये स्ट्रैंड अलग है, तो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या स्थायित्व प्रदान करेगा। डीएनए के अलग होने वाले स्ट्रैंड या रज्जुओं को स्थायित्व प्रदान करने का काम या स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम कौन करता है? एसएसपीपी। वापस ये एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए, स्टेबल रहें, जैसे खुले हैं वैसे के वैसे रहें। इस काम को किया जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा। राउंड जो बनाया हमने, ये सिंगल स्ट्रैंड क्या है? बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम ये है अलग हुए डीएनए रज्जुओं को, स्ट्रैंड को स्थायित्व प्रदान करना। तीसरा जो एंजाइम यहाँ पर वर्क में आता है, टॉपो आइसोमरेज। टॉपो आइसोमरेज। टॉपो आइसोमरेज एंजाइम का काम क्या है? जो अलग अलग डीएनए के रज्जु हैं या अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड है, उनको वापस कुंडलित होने से रोकना। तो इसका फंक्शन होता है अलग हुए डीएनए रज्जुओं, स्ट्रैंड भी बोलते हैं हम इनको ना, डीएनए स्ट्रैंड को वापस कुंडलित होने से रोकना। वापस कुंडलित होने से
रोक। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? टॉपो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। ये रस्सी की तरह है डीएनए, जैसे रस्सी में होती है ना ऐठन या कॉइलिंग, एक बार उसको ओपन करोगे तो वापस वो क्या है, वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं डीएनए के स्ट्रैंड। तो अलग हुए डीएनए स्ट्रैंड को वापस कुंडलित होने से रोकने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? टॉपो आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा इस फंक्शन को या इस काम को किया जाएगा। तो टॉपो आइसोमरेज एंजाइम इस काम को संपन्न कराता है। तो तीन एंजाइम है इसके अंदर। एक तो है हमारा हेलिकेज, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेगा। एसएसबीपी, अलग हुए दोनों स्ट्रैंड को, दोनों रज्जुओं को वो स्थायित्व या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टॉपो आइसोमरेज, जो डीएनए रज्जु है उनको वापस कॉइल होने से रोकने का काम टॉपो आइसोमरेज के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक एंजाइम पढ़ा था हमने, आरएनए प्राइमेज। अगला जो एंजाइम था उस एंजाइम का नाम क्या था? आरएनए प्राइमेज। अब नेक्स्ट एंजाइम फोर्थ नंबर, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज। हमको नया जो डीएनए स्ट्रैंड बनाना है उसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर होते हैं आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े। आरएनए जो है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट या टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का काम होता है, अभी हम आगे एक एंजाइम पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उसको दिशा दिखाना। आरएनए प्राइमर की हमको रिक्वायरमेंट है। आरएनए प्राइमर को बनाने का काम आरएनए प्राइमेज एंजाइम करेगा। इन आरएनए प्राइमर को बनाने का काम आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड या रज्जु का उपयोग करके आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। डीएनए के स्ट्रैंड का उपयोग करेगा आरएनए प्राइमेज एंजाइम, और उन स्ट्रैंड के उपयोग करते हुए उनकी सहायता से आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। और इस आरएनए प्राइमेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम हेलिकेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। फर्स्ट नंबर का जो एंजाइम पड़ा है हेलिकेज, वो इस आरएनए प्राइमेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो डीएनए स्ट्रैंड का यूज करके आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर होते क्या है? आरएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, और इन आरएनए प्राइमर को बनाने में हेल्प कर रहा है आरएनए प्राइमेज। और आरएनए प्राइमेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम या सक्रिय करने का काम जो है वो कौन सा एंजाइम करता है? हेलिकेज एंजाइम करेगा। फोर्थ नंबर का एंजाइम था ये आरएनए प्राइमेज। फिर नेक्स्ट जो फिफ्थ नंबर का एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम जो इसका है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या हम बोल सकते हैं डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, ये इसका नाम है। यानी ये क्या है, दो तरह के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। एक तो होते हैं डीएनए डिपेंडेंट, एक होते हैं आरएनए डिपेंडेंट। रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, कल पढ़ाया था ना उसके बाद एक बार। कुछ ने कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पर डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आरएनए पर डिपेंड करते हैं, तो उनको अपन बोल देते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पर वर्क करेंगे उनको बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएन डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो काम आ रहा है, डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना। ये एंजाइम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है। बहुलीकरण का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन, यानी बहुत सारे डीऑक्सी को आपस में जोड़ेगा जिससे डीएनए का फॉर्मेशन हो सके। तो इसका काम है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना, यानी सिंपल वे में बोले तो डीएनए के स्ट्रैंड को बनाना या नए डीएनए के निर्माण का काम करना, ये इसके द्वारा किया जाएगा। मेन एंजाइम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है, ये याद रखना है एक नंबर में। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम जो है वो कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो डीएनए का, नए डीएनए का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है इस एंजाइम की, ये एंजाइम केवल एक डायरेक्शन, यानी इसको कौन सी डायरेक्शन में वर्क करेगा, ये एंजाइम केवल 5' से 3rd' डायरेक्शन में ये अपना काम कर पाता है। ये एंजाइम केवल 5' से 3rd' डायरेक्शन में काम करता है, 3rd' से 5' में ये काम नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5' से 3rd' की दिशा में काम करता है। जैसे ये डीएनए है हमारे पास, अब यहाँ हेलिकेज में काम किया, ये स्ट्रैंड इसके खुल गए, एप्लीकेशन ऑफ, ये हेलिकेज खुल गए। अब एक हमारी डायरेक्शन थी, मान लो 3rd', ये वाला स्ट्रैंड गया ऊपर, ये हो गया 5', ये वाला है 5' और ये क्या हो गया 5'। अब जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाले की तो हो गई 3rd' से 5', इसकी कौन सी हो गई 5' टू 3rd'। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा कौन सी डायरेक्शन में काम कर पाता है, 5' टू 3rd' डायरेक्शन में काम करेगा। अब यहाँ पर 5' टू 3rd' डायरेक्शन देखो कहाँ मिलेगी, इसको समझने के लिए हम दोनों डीएनए को बनाए। यहाँ जो डीएनए बनेगा वो बनेगा ऐसा, फिर स्ट्रैंड के साथ यहाँ जो डीएनए बनेगा वो बनेगा ये इस तरह। अब यहाँ ये जो नया डीएनए बना है, इस डीएनए की डायरेक्शन, ये ब्लैक से जो दिखाया है, इस डीएनए की डायरेक्शन होगी 5', और इधर कौन सा स्ट्रैंड होगा, इसका 3rd', क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। ऊपर वाले में डायरेक्शन होगी 5', और इधर कौन सी हो जाएगी 3rd'। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, नए बनने वाले डीएनए में इस डायरेक्शन में वर्क करता है, 5' टू 3rd' डायरेक्शन में वो अपना काम करता है। यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा इस डायरेक्शन में करेगा, ये दिख रही है ना हमको 5' टू 3rd' डायरेक्शन। यहाँ पर इस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना क्या कर लेगा, वर्क कर लेगा। अब इसमें तो क्या करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सही तरह से काम कर पा रहा है, इसलिए एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। ये जो स्ट्रैंड है लगातार बनेगा, 5' टू 3rd' डायरेक्शन में डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो कंटिन्यूअस बनता है या लगातार बनता है। और इस प्रकार बनने वाले स्ट्रैंड को, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है या लगातार स्ट्रैंड जो बन रहा है, यानी जो कंटिन्यूअस बनता है या लगातार स्ट्रैंड बनता है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये वाला स्ट्रैंड जो है इसे बोला जाएगा लैडिंग स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। लैडिंग स्टैंड या लैडिंग रज्जु, जो लगातार बन रहा है। दूसरा, अब इसमें डीएनए पॉलीमरेज को काम करना है, तो यहाँ डायरेक्शन उसे कौन सी मिल रही है, 3rd' टू 5' डायरेक्शन। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है। अब सही तरह से काम नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर 3rd' से 5' की डायरेक्शन में जो स्टैंड या रज्जू बनेगा वो टुकड़ों में बनता है, यानी यहाँ पर जो स्टैंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एक फ्रेगमेंट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और लास्ट में ये बन गया। ये जो स्टैंड बना है, जो सेपरेशन या टूटे हुए हिस्सों के रूप में बना है, रुक रुक कर जो बना है, इस स्टैंड को हम बोलेंगे लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड या रज्जू इसको बोला जाता है। तो दोनों टर्म याद रखनी है, लीडिंग स्टैंड या लैडिंग स्टैंड का मतलब है ऐसा स्टैंड जो कंटिन्यूअस बनता है, और कंटिन्यूअस बनने वाले स्टैंड की डायरेक्शन होती है 5' टू 3rd'। और ऐसा स्टैंड जो टुकड़ों में बनता है, रुक रुक कर बनता है, लैगिंग स्टैंड बोलेंगे। लैगिंग स्टैंड की डायरेक्शन होती है 3rd' टू 5'। अब लैगिंग स्टैंड के अंदर
जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बने हैं, ये तो पूरा तो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा लैगिंग है। और इसमें जो छोटे छोटे पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, इन छोटे छोटे हिस्सों को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इन हिस्सों को बोला जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट या ओकाजाकी खंड। एक साइंटिस्ट था जापान का, ओकाजाकी, उसने इनके बारे में बताया था, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से या ओकाजाकी खंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। सारी टर्म तीनों याद रखना। लैडिंग स्टैंड का मतलब है ऐसा स्टैंड जो कंटिन्यूअस बनता है, डायरेक्शन 5 डैश से 3 डैश होगी। लैगिंग स्टैंड ऐसा स्टैंड जो रुक रुक कर बनता है, लैगिंग स्टैंड कहलाएगा, 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन होगी। लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं या फ्रैगमेंट हैं, उन छोटे टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। अब यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन गया लैडिंग, दूसरा स्ट्रैंड रुक रुक कर बना है, टुकड़ों में बना है, उसको हमने क्या बोल दिया, लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये टुकड़े जो हैं, अब पूरा हमको यदि डीएनए रेप्लिकेशन को करना है, तो पहले तो आरएनए प्राइमर को हटाना होगा। पहले ऊपर आरएनए प्राइमर पढ़ा था ना हमने, ऊपर वाले में तो डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट डायरेक्शन ले लेगा। यहाँ ये 3 डैश से 5 डैश डायरेक्शन में ले जाने में डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प कौन करता है, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आरएनए प्राइमर आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को 3 डैश से 5 डैश दिशा में जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन पूरा करना है, तो हमें सबसे पहले तो किनको हटाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को हटाने में एक एंजाइम काम करता है, 6 नंबर का एंजाइम, जिसको हम बोलेंगे आरएनएज एच। आरएनएज एच, ये जो एंजाइम है, जो आरएनए प्राइमर, अब इसी के पास में रहते हैं नीचे की तरफ टुकड़े, जैसे समझने के लिए हम इस तरह से बना सकते हैं दूसरे कलर से। जैसे ये जो स्ट्रैंड बना है ना, ऊपर तो डीएनए है, नीचे की तरफ इसमें क्या पाया जा रहा है, आरएनए प्राइमर इनके साथ अटैच है। इन्होंने इसको डायरेक्शन बताई है डीएनए पॉलीमरेज को। तो इन आरएनए प्राइमर को हटाना जरूरी है। इन आरएनए प्राइमर को हटाने का काम जो करेगा, उस एंजाइम को क्या बोला जाता है, आरएनए एच एंजाइम के नाम से उसको जाना जाता है। आरएनए प्राइमर हटेंगे, आरएनए प्राइमर हटने के बाद ये डीएनए के जो टुकड़े हैं ये बचेंगे। इन डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम, पहला तो देखो ये जो कंडीशन दिख रही है, पहला काम इसमें ये हुआ, आरएनए प्राइमर को क्या किया गया, हटाया गया। इसके बाद इसमें गैप दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर गैप है, यहाँ गैप है, बीच बीच में गैप है। इन गैपों को भरने का काम, ये जो गैप है, इन गैपों को फिल करने का काम या भरने का काम, दो अंतरालों को भरने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। एक नंबर का जो एंजाइम है ना, वो इन गैपों को भी भरता है। थोड़े बहुत इसमें इस तरह से गैप भर दिए, इनके बीच के गैपों को इसमें इस तरह से क्या कर देगा, फिल कर देगा डीएनए के बीच के। इसके बाद डीएनए के जो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इनको आपस में जोड़ने का काम, डीएनए के जितने भी टुकड़े हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। 7 नंबर का एक एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। डीएनए लाइगेज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, डीएनए लाइगेज के नाम से इसे जाना जाता है। अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारे पास एक स्टैंड ये था, यानी हमारे पास स्टार्टिंग में था ये डबल हेलिक्स डीएनए। अब इस डबल हेलिक्स डीएनए पर सबसे पहले तो कौन सा एंजाइम आकर जुड़ा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज ने दोनों स्ट्रैंड को खोल दिया। हेलिकेज के बाद यहाँ पर आकर जुड़ा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सारे एंजाइमों को यदि हम एक साथ दिखाएं, जैसे पहला मैंने एंजाइम दिखाया, यहाँ पर आकर जुड़ा हेलिकेज, यहाँ जुड़ा हेलिकेज। हेलिकेज के बाद, हेलिकेज का काम ऊपर पढ़ा है हमने, हेलिकेज ने क्या किया था, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया, ये काम किया। फिर यहाँ पर आकर जुड़ा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दूसरा एंजाइम है। इसने जो अलग हुए स्ट्रैंड है उन दोनों को क्या करा, स्टेबल बनाने का काम किया। तीसरा एंजाइम यहीं पर आकर जुड़ा, टॉपो आइसोमरेज।
ये तीसरे नंबर का एंजाइम है जिसको हम बोलेंगे टॉपो आइसोमरेज। नेक्स्ट जो एंजाइम आकर जुड़ा उसका नाम क्या है, टॉपो आइसोमरेज। टॉपो आइसोमरेज ने क्या किया, इस एंजाइम ने ये वाला जो इसको डार्क कर दिया, ये टॉपो आइसोमरेज है। टॉपोमाइस आइसोमरेज एंजाइम ने जो ये स्टैंड अलग हुए थे इनको वापस क्या किया, कुंडलित होने से रोका। इसके बाद यहाँ पर एंजाइम काम में आया आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज ने क्या किया, जैसे दो डायरेक्शन थी, एक हमारी 3' to 5' और उधर वाले की क्या थी, 5' to 3'। इस वाले स्टैंड की थी 5' to 3'। 3' to 5' यानी नया बनने वाला जो यहाँ डीएनए है इसकी डायरेक्शन हो गई हमारे पास 5' to 3'। यहाँ पर तो कंटिन्यूअस क्या बन जाएगा, एक डीएनए स्ट्रैंड। दूसरा वाला जो 5' से 3' इसकी डायरेक्शन हुई हमारी 5' to 3'। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना फंक्शन किया, प्रॉपर कंटिन्यूअस बना दिया, लैगिंग स्ट्रैंड बना। यहाँ पर जो है लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, आरएनए प्राइमर की। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर, पहले ये आरएनए प्राइमर आए। अब इन आरएनए प्राइमर को बनाने में हेल्प कौन से एंजाइम ने की, आरएनए प्राइमेज। ये जो आरएनए प्राइमर है इनको बनाने में हेल्प करने वाला एंजाइम कौन सा था, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज को एक्टिव करने का काम किसने किया, हेलिकेज एंजाइम ने। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसने ऊपर वाला स्ट्रैंड 5' to 3' कंटिन्यूअस बना दिया। नीचे वाला जो स्ट्रैंड है वहां पर डायरेक्शन अब यहाँ पर आ रही है हमारी 3' to 5'। और डीएनए पॉलीमरेज का मैंने बताया है हमेशा 5' to 3' ही काम करता है, कोई दूसरी डायरेक्शन में नहीं करेगा। अब यहाँ 3' to 5' आ रही है, इसलिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को काम करने में हेल्प करते हैं आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर इसको डायरेक्शन दिखाते हैं, उल्टा घुमाते हुए डायरेक्शन दिखाते हैं, इसलिए यहाँ टुकड़ों के अंदर डीएनए बनता है जिसको हमने बोल दिया लैगिंग स्ट्रैंड। ये ऊपर वाला ये जो आरएनए प्राइमर थे उनके ऊपर इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट बनेंगे, नीचे आरएनए प्राइमर थे उनके ऊपर डायरेक्शन दिखाता गया जिससे डीएनए के फ्रेगमेंट बने। इस स्ट्रैंड को हमने बोला लीडिंग स्ट्रैंड या लैडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हमने बोला लैगिंग स्ट्रैंड। रुक रुक कर जो बन रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए के टुकड़े हैं उन्हें बोला हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो गैप है उनको भरा जाएगा। पहले तो आरएनए प्राइमर को, इसके नीचे आरएनए प्राइमर थे ना ब्लैक कलर से बनाए थे, उन आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करता है आरएनए एच एंजाइम। आरएनए प्राइमर हट जाएंगे, गैप जो है इन गैप को भरने का काम करता है पॉलीमरेज एंजाइम। गैप को भरा जाएगा पॉलीमरेज के द्वारा, इन गैप को भरने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और बाद में ये सभी जो टुकड़े हैं इनको आपस में जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। इस तरह से इन एंजाइमों की हेल्प से डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा। रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में हमें क्या कंडीशन मिलेगी, एक डीएनए ये मिलेगा, दूसरा डीएनए हमारे पास ये मिलेगा। एक डीएनए की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है 3' to 5'। इस स्टैंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 5' to 3'। ये एक डीएनए बन गया। नीचे वाले स्टैंड की क्या डायरेक्शन, इसकी 3' to 5'। और इससे इधर ये नीचे वाले की हो गई 5' to 3'। स्टार्टिंग में एक डीएनए था हमारे पास, एक डीएनए से हमें कितने डीएनए मिल गए, दो डीएनए। इसे ही हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृति। तो सारे एंजाइमों के नाम याद रखने हैं, सारे एंजाइमों के काम याद रखने हैं। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, मेन एंजाइम कौन सा है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो सारी चीजें इसके अंदर हमको याद में रख। एक बार इसको पढ़ लेना, जो नोट्स भेजे उसके अंदर से एक बार और देखना, किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो फिर कल की क्लास में इसको पूछ लेना। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है अपन को, अपन ने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी सेंट्रल डॉगमा थ्योरी या सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत। सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत क्या था, डीएनए से एक्चुअल में होता क्या है, एक तो डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए,
mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। और डीएनए से भी क्या बन सकता है, डीएनए। अब डीएनए से डीएनए का बनना, इसको तो हमने बोला था रेप्लिकेशन या प्रतिकृति। प्रतिकृति, या इसको बोला था हमने रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन, या इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट में दिखाते हैं टीसी से। नेक्स्ट, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन, या फिर क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। अब ये वाली स्टेप हमने पढ़ी है, ये प्रतिकृति। डीएनए से डीएनए के निर्माण की जो प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए का बनना जो है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रेप्लिकेशन होता है। अब हमको जो आगे पढ़ना है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से जो एमआरएनए का फॉर्मेशन है, डीएनए से जो एमआरएनए का निर्माण है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अनुलेखन। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको सेकंड नंबर पर, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें पढ़ना है। अनुलेखन के बारे में पढ़ना है या फिर किसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड तो अनुलेखन के अंदर हमें ये याद रखना है कि जो अनुलेखन की प्रोसेस है, इसके अंदर होता क्या है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण बोला था हमने रेप्लिकेशन, प्रतिकृति। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को हम क्या बोलेंगे, अनुलेखन, या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इन नामों को हमें याद रखना है, किसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर अनुलेखन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन ये है, डीएनए से डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया, इसे ही क्या बोलेंगे हम, अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट में इसको हम किससे दर्शाते हैं, टीसी से। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को अनुलेखन या फिर क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर होता क्या है इसमें, एक्चुअल में जो डीएनए है उससे क्या है, आनुवांशिक सूचनाओं को एमआरएनए में भेजा जाता है। अभी डीएनए जो है उसके अंदर क्या पाई जा रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एम आरएनए के अंदर भेजने का काम अनुलेखन की प्रोसेस से होगा। डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एम आरएनए में पहुंचाने का जो काम है, उस प्रोसेस को हम अनुलेखन बोलते हैं। डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में जाना, फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये प्रोसेस ही अनुलेखन कहलाती है। अब इसमें प्रोसेस में क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड जो है, जैसे डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सबको पता है, हमको एंटी पैरेलल होते हैं इसके दोनों स्ट्रैंड। जबकि आरएनए जो है, वो एक कैसी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल हेलिक्स। तो ये डीएनए है और ये क्या है, एमआरएनए। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है और आरएनए जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि पहला, कि अनुलेखन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड काम में नहीं आते। दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, एक स्ट्रैंड तो देखो ये है, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया मान लो थर्ड डैश टू फाइव डैश। ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, इस स्टैंड को हमने बोल दिया, इसकी डायरेक्शन है 5' टू 5'। इससे जब एमआरएनए बनेगा, तो एमआरएनए के निर्माण के दौरान या अनुलेखन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का उपयोग नहीं होता है।
दोनों स्ट्रैंड यूज में नहीं आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, अनुलेखन की क्रिया के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का उपयोग नहीं होता है, जिसके कुछ कारण होते हैं कि दोनों स्ट्रैंड का यूज क्यों नहीं किया जाएगा। उसके मेनली दो रीजन है। मान लो यदि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन हो गया, एक तो इसका हो गया 3' से 5' वाले का, और दूसरा किसका हो गया 5' से 3' वाले का। दूसरा जो है वो किसका हो गया 5' से 3' वाले का भी रेप्लिकेशन है। यानी एक तो ये वाला स्ट्रैंड का, और दूसरा कौन से वाले का, ये वाले का। दोनों का यदि रेप्लिक हुआ, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन हुआ, तो डीएनए एक जो स्ट्रैंड है उससे अलग एमआरएनए बनेगा, दूसरे स्ट्रैंड से क्या बनेगा, अलग एमआरएनए। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर एक हमारे पास है डीएनए, एक ये डीएनए, एक की डायरेक्शन है 3' to 5', इसकी डायरेक्शन है 5' to 3'। और हमने ये बोला जब ट्रांसक्रिप्शन होगा या अनुलेखन होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का अनुलेखन नहीं होता है। रीजन क्या है उसका, पहला, मान लो यदि दोनों स्ट्रैंड का क्या हुआ, अनुलेखन या टीसी हुआ, तो ये पहला स्ट्रैंड जो है 3' से 5', उनको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया हमने। एक तो है ना 3' से 5' ब्राउन कलर, और 5' से जो 3' पाया जा रहा है उसको हमने कर दिया ब्लैक कलर। ठीक है, ये स्टैंड है एक 3' से, ये हो गया 5', और एक हो गया 5' से 3'। पहला वाला जो स्टैंड है हमारा 3' से 5' वाला जो स्टैंड है, इससे एक अलग एमआरएनए बनेगा, इससे एक अलग एमआरएनए बन गया। और दूसरा वाला स्टैंड है हमारा 5' से 3', इससे भी एक अलग किसका फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पर दो तरह के एमआरएनए बन जाएंगे, एक एमआरएनए ये बन गया, दूसरा वाला जो है वो एमआरएनए जो ब्लैक वाले स्ट्रैंड से बनेगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, ये दूसरा एमआरएनए बन गया। अब दो तरह के यदि एमआरएनए बनेंगे, इन दोनों एमआरएनए से दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे। एक जो है इससे अलग तरह का प्रोटीन बनेगा इस एमआरएनए से, ये एमआरएनए है, और ये भी क्या है, एमआरएनए है। इस एमआरएनए से अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। सेकंड, इस एमआरएनए से एक अलग टाइप का क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी जब एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बने। एक ये प्रोटीन बन रहा है, सेकंड ये प्रोटीन बन रहा है, तो आनुवांशिक सूचना जो डीएनए से एमआरएनए में भेजी जानी थी, उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए से प्रोटीन का बनना था, उसके अंदर दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, या आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए अनुलेखन की क्रिया में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ प्रतिलिपित नहीं होते हैं, या एक साथ उनका अनुलेखन नहीं होता है। फर्स्ट रीजन ये याद रखना है, यदि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड यदि काम करेंगे, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड का यदि अनुलेखन होगा,
दो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए बनेंगे, दो अलग अलग प्रकार के एमआरएनए बनेंगे, दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। और जब दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे तो आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है या दिक्कत आ जाती है। इसलिए डीएनए के दोनों रज्जू का एक साथ अनुलेखन नहीं होता है। दूसरा, यदि दो आरएनए के अणु एक साथ बन रहे हैं, एक एमआरएनए ये बन रहा है, दूसरा एमआरएनए ये बन रहा है, तो दोनों एक साथ बनते हैं, एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी यहाँ पर जो बेस मिलेगी या चार मिलेगी वो होगी AGUC, AGUC, इस तरह की बेस होगी। अब यहाँ इसके बाद वाले में जो मिलेगी ना, वो ए के पूरक चार जो होती है यू, जी की होगी सी, यू की होगी ए, सी की होगी जी। तो दोनों में एक दूसरे की पूरक क्षार होती है क्योंकि एक ही डीएनए से बने हैं।